प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व का पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति घटनाएं और प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है बच्चों, शब्द संकलन। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। निग्रो, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। देशद्रोही, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। महिलाओं को वोट का अधिकार 1946 में। प्रश्न नंबर 2, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1774, लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789, स्टेट जर्नल का आह्वान। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93, फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815, वाटरलू में नेपोलियन की हार। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? आंसर है 14 जुलाई 1779 की सुभाष पेरिस नगर के पूर्वी भाग में बास्तिल किले की जेल को तोड़कर क्रांति की शुरुआत हुई। नंबर 2, निरकुंज शासन। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस का शासक बना। जिस समय वह राजा बना उस समय फ्रांस का राजकोष खाली था। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन समाप्त हो चुके थे, जिससे राज्य में शासन व्यवस्था डगमगा गई। नंबर 2, सामाजिक अर्थव्यवस्था। फ्रांस में क्रांति से पहले शासन अव्यवस्था पूर्ण रूप से फैली हुई थी। अव्यवस्था, किसानों और मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। उनकी लगभग 60% भूमि पर उच्च वर्ग के लोगों का अधिकार था। साधारण जनता करों के बोझ के कारण परेशान थी, जबकि उच्च वर्ग के लोगों को करों में छूट दी गई थी। नंबर 3, आर्थिक कारण। फ्रांस के युद्धों में लगातार भाग लेने के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई। आर्थिक तंगी के कारण सरकार ने कर बढ़ा दिए, लेकिन करों का बोझ साधारण वर्ग को करों में छूट दी गई थी। नंबर 4, तात्कालिक कारण। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए प्रतिनिधित्व सभा की बैठक बुलाई। प्रतिनिधित्व सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। सम्राट द्वारा इस बात के न मानने पर तीसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व तीसरे वर्ग का बहिष्कार करते हुए वहां से चले गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा शपथ ली कि सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान नहीं बनाया गया तो वे इस असेंबली को नहीं बंद करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
फ्रांस की क्रांति के लिए कई कारक उत्तरदायित्व थे। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से सम्राट सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई होगी? उत्तर है, फ्रांसीसी समाज के जिन तबकों पर क्रांति का असर हुआ वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, जिन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। फ्रांस के साधारण लोगों को, इस श्रेणी के सभी लोगों को क्रांति का फायदा हुआ। सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को हुआ। किसानों को दासता से मुक्ति मिल गई। उच्च वर्ग के लोगों के पास उनकी जो ज़मीन थी वह भी उन्हें वापस मिल गई। किसानों को कर से भी मुक्ति मिली। नंबर 2, जो समूह सत्ता छोड़ने को मजबूर हो गए। उच्च वर्ग को क्रांति के पश्चात सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। इस क्रांति से फ्रांस में समानता की लहर आई। नंबर 3, क्रांति के नतीजों से जिन समूह को निराशा हुई। उच्च वर्ग से उनके विशेषाधिकार छीन लिए गए और जमीन तथा संपत्ति को जनसाधारण में बांट दिया गया। इस प्रकार उच्च वर्ग के लोगों को इस क्रांति से निराशा हाथ लगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी व 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? आंसर है, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस व पूरी दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी। इस क्रांति से पूरे विश्व में एक नए युग का उदय हुआ। फ्रांस में क्रांति का अंत कर दिया गया और वह गणतंत्र की स्थापना की गई तथा उनको अनेक मताधिकार मिले। लोगों को समानता का अधिकार मिला। वर्ग भेद की समाप्ति हो गई। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार हो गई। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए। शिक्षा भी कार्य उच्च वर्ग के हाथों से लेकर राज्य को सौंप दिए गए। फ्रांस में प्रचलित कानूनों को बंद कर दिया गया। सामाजिक नियमों में परिवर्तन किए गए। सुधार आंदोलन तेजी से गति करने लगे। अंत में कहा जा सकता है कि इस क्रांति के फलस्वरूप मानवता के लिए अंधकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति है। निम्न अधिकार हैं। उत्तर है नंबर 1, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का जन्म फ्रांस की क्रांति से हुआ है। उच्च वर्ग से जन्मजात विशेष अधिकारों को जनसाधारण से नष्ट कर दिया गया। अब लोग स्वतंत्र हैं। नंबर 2, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भी फ्रांसीस की क्रांति की देन है। वर्ग भेद फ्रांसीसी क्रांति में कम कर दिया गया। नंबर 3, राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस तथा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। क्रांति के समय जब ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो फ्रांस के लोग कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के विरुद्ध लड़े। नंबर 4, लोकतांत्रिक प्रणाली। इस क्रांति से निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर दिया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? उत्तर है, क्रांति के बाद भले ही फ्रांस में अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं व अधिकारों को मान्यता मिल गई हो, लेकिन उन अधिकारों में अनेक कमियां थीं। इससे अनेक प्रकार के अंतर्विरोध पैदा हो गए। स्वतंत्रता प्राप्त करना फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, जो कि उन्हें भी हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकारों की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए। विश्व भर में दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई। देश के सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया। इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण कमी थी कि नागरिकों के कर्तव्य निश्चित नहीं किए गए थे। इन सभी कारणों से सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर थे, नाना यानी अनेक अंतर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जाता है? उत्तर है, जैकोबिन एक प्रकार के पतन के बाद सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के पास आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीनों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान ने 2 विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों द्वारा अपने झगड़ों के कारण ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके परिणाम स्वरूप बोनापार्ट का उदय हुआ। 1804 में उसने खुद को शासन
शासक घोषित किया। नेपोलियन खुद को यूरोप की आधुनिकीकरण का अग्र मानता था। उसने निजी संपत्ति व अनेक कानून बनाए व दशमलव पद्धति का आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। आरंभ में लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता समझते थे, लेकिन जल्द ही लोग उसकी सेना को हमलावर समझने लगे। अंत में 1815 में वाटरलू लड़ाई में उसकी हार हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां किस वंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का। लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1792 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई? अप्रैल 1792 में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 21 जनवरी 1793 को। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 को। अगला प्रश्न है, गिलोटिन मशीन का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर गिलोटिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस की सत्ता किसके पास आ गई? मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास। नए संविधान के अनुसार किन लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया? संपत्तिहीन लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1791 में संविधान के अनुसार फ्रांस में किसी राजनीतिक अधिकार थे? अमीरों को। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब किया गया? 21 सितंबर 1792 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1791 के फ्रांस के संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की असीमित शक्तियां समाप्त करना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक कौन है? मॉन्तेस्क्यू। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1848 में। फ्रांस की क्रांति के समय महिलाओं के क्लब कितने थे? 60। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? उसे कब समाप्त किया गया? लिब्रे। 1794 में। असेंबली ने करों, कर्तव्यों व बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को कब खत्म किया? 4 अगस्त 1789 को। फ्रांस में कब और किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया? नेशनल असेंबली ने 1791 में। जैकोबिन क्लब के नेता का क्या नाम था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ऑथर यंग कौन था? एक अंग्रेज। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। फ्रांस में जैकोबिन को क्या कहा गया है? सोकुलात, जिसका अर्थ है बिना घुटने वाला। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को फांसी कब दी गई? जुलाई 1794 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध क्लब कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिपब्लिकेशन वीमेन। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंप द गज ने महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब तैयार किया गया? 1793 में। फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब की गई? 1789 में। टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? लॉक जेन ने। ओलंप द गूंज को फांसी कब दी गई? 1793 में। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको शीघ्र मिले। धन्यवाद।